जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में संविधान के बारे में डिस्कस करेंगे। संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के लिए डिस्कस करेंगे। देखिए, संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। 22 भाग और अनुच्छेद कैसे हैं। जैसे मैथ का बुक होता है, उसी तरह संविधान की बुक होती है। मैथ की बुक में 30 चैप्टर होती है RS अग्रवाल में। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम होता है। उसी तरह संविधान में पहला भाग जो होता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। जैसे उसमें कितने से कितने पेज के बीच में संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम है, उसी तरह अनुच्छेद है। 1 से 4 अनुच्छेद तक है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद एक में भारत एवं राज्यों का संघ के बारे में बताया गया है। भारत एवं राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश। जैसे भारत में कोई नए राज्य को विलय करना है तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होगा। अनुच्छेद 3 में राज्यों की सीमा को घटाना है, बढ़ाना है, उसका नाम चेंज करना है, अनुच्छेद 3 में होगा। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 में आता है, जिसमें नागरिकता के बारे में वर्णन किया कि किसे नागरिकता मिलेगी, किसे नागरिकता नहीं मिलेगी, किसे नागरिकता आज़ादी के बाद मिली, किसे किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी। भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद है। भाग 3 में मौलिक अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आता है एग्जाम में, मौलिक अधिकार क्या है। जिसे भी संविधान पढ़ना है, नहीं पढ़ना, उन्हें भी अपने मौलिक अधिकारों के बारे में, अपने मूल अधिकारों के बारे में, अपने फंडामेंटल राइट के बारे में जानना चाहिए। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आपके पास इतने अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नंबरिंग गलत हो गई है, आप लोग देख लीजिएगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। भारत में बसने वाले जो जन्म से हैं, जिनके माता पिता सभी यहाँ पे हैं आज़ादी के बाद से, सबका ये फंडामेंटल राइट है, सबका ये मूल अधिकार है। आपसे ये देश छीन नहीं सकता, ये राज छीन नहीं सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपको कोई धर्म मानने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है। यह संविधान ने आपको पावर दिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म आपको मानने के लिए आप बाध्य नहीं है। जो धर्म मानना चाहे वो धर्म मान सकते हैं। सांस्कृतिक शैक्षणिक संबंधी अधिकार, यानी कोई भी संस्कृति आपकी है, उस संस्कृति को आप संरक्षण दे सकते हैं, मदरसा खोल सकते हैं, टोपी लगा सकते हैं, होली, दिवाली, दीपावली, ईद, बकरीद, मुहर्रम सब मना सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपके फंडामेंटल राइट हैं, संवैधानिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। जैसे पहले क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता था नौकरियों में और जगह, और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से भेदभाव होती थी। तो अनुच्छेद 17 में यही कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत, भेदभाव का अंत किया जाएगा। राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। जैसे मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक हैं, सिख हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है, जिसे संविधान निर्माता कहा जाता है। उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बाबा भीमराव अंबेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। भाग 4 क्या है? भाग 4 में 4A 51A, भाग 4A
में 51A अनुच्छेद जोड़ा गया जिसमें मौलिक कर्तव्य है। ये जोड़ा गया था, भाग 4 में जोड़ा गया था, भाग 4 में भाग 4A जोड़ा गया था और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में। याद रहे कि ये पूछा जाता है, अभी एक एग्जाम में जीआईसी में आया था कि मौलिक कर्तव्य किसके सिफारिश पर हुआ था, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान में। भाग 5 और भाग 6 आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है, भाग 5 और भाग 6। अब देखिए भाग 5 में क्या है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है और यहाँ एक 53 कर दीजिए, आगे एक लगा दीजिए, 153 हो जाएगा। राज्यपाल का पद है, ये राज्य में है और वो केंद्र में है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति है कि राष्ट्रपति के पास क्या पावर होता है। उसी तरह यहाँ राज्यपाल है, राज्यपाल के पास पावर क्या, उसके पास शक्ति है, क्या कार्य है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ये नहीं कि यहाँ का राष्ट्रपति जो है कोई भी क्राउन पहन के बैठ जाएगा, नहीं। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, ये बस लिखने, ये बता दिया गया, इसलिए लिख दिया गया है कि समझने के लिए। 54 है यहाँ पे निर्वाचन, यहाँ पे 55, आगे एक लगा लीजिए, 155 हो जाएगा। तो राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राष्ट्रपति जब चाहेगा तब हटा देगा, राष्ट्रपति जिसे चाहेगा उसे राज्यपाल बनाएगा। उसकी योग्यता जो निर्धारित की गई है वो बताई जाएगी अगली वीडियो में। अनुच्छेद 61 में महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाई जाती है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। जैसे राष्ट्रपति तो निर्वाचित हो गए लेकिन उन्हें हटाना है, तो हटाने के लिए क्या किया जाता है, संसद में महाभियोग लाई जाती है, इम्पीचमेंट इंग्लिश में कहते हैं उसे। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग लगाई जाती है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास देखिए शक्तियां भी होती हैं कुछ, जो क्षमादान की शक्ति है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी की सजा दे दिया, अब उस फांसी को सजा को आजीवन कारावास में बदलने की शक्ति उस राष्ट्रपति के पास है। चाहेगा तो उस फांसी की सजा को कम कर सकता है, आजीवन कारावास में बदल सकता है, बड़ी आजीवन कारावास को कम कारावास में बदल सकता है। ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 123 क्या है, 1 2 3 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। मान लीजिए देश में कोई भी कानून बनाना है और जल्दी बनाना है, दोनों सदन सत्र में नहीं चल रहे हैं, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है कानून बनाने के लिए। देश हिंदू, जैसे किसान बिल जो बना था, ये कैसे बना था, 1 2 3 के अनुच्छेद 1 2 3 के अंतर्गत ही बना था। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास 1 2 3 में है। और राज्यपाल के पास भी होता है, राज्यपाल 213 होता है राज्यपाल के पास। 213 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करने का पावर रखता है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। लेकिन ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले लिया तो उसको मानने के लिए बाध्य है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले लिया राष्ट्रपति ने तो उसे मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, उसके लिए बाध्य नहीं है। अब आते हैं उपराष्ट्रपति पे। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। देखिए उपराष्ट्रपति देश का उपराष्ट्रपति कोई भी होगा, राज्यसभा का सभापतित्व तो यही करेगा, अनुच्छेद 64 में बताया गया है। और यह भी बता दे, उपराष्ट्रपति अपने पद का वेतन नहीं, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता उसको राज्यसभा का जो सभापति के रूप में कार्य करता है उसका वेतन मिलता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाली कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इसमें बहुत आसानी है अनुच्छेद याद करने में। जैसे अनुच्छेद प्रधानमंत्री, वहां पे केंद्र सरकार में अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल है केंद्र स्तर पे, और 89 जोड़ दीजिए, 163 में मंत्रिमंडल है राज्य में। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री है
कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति या प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है। महान्यायवादी बता दें, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, कानूनी सलाहकार होता है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी बहुत बार पूछता है। महान्यायवादी लगभग हर एग्जाम में पूछ देता है। यूपीएससी से लेके आईएएस, पीसीएस, वनडे सभी एग्जामों में लगभग महान्यायवादी का जरूर पूछ देता है। तो अनुच्छेद 76 ज्यादातर इसका अनुच्छेद 76 अनुच्छेद ही पूछता है। इसमें जोड़ दीजिए 89। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता, जो राज्य में होती है, राज्य सरकार का विधि अधिकारी होता है, सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। ये सबसे बड़ा राज्य सरकार का वकील होता है। कोई भी राज्य सरकार है उसका सबसे बड़ा जो वकील होता है महाधिवक्ता कहलाता है। अनुच्छेद 79 में संसद है। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। देखिए, केंद्र में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा लोकसभा 2 सदन होते हैं। संसद किससे बनती है? राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति से संसद बनती है। 2 सदन होते हैं। तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। अनुच्छेद 175 में विधान परिषद है। देखिए, सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है। विधानसभा तो है लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है। अनुच्छेद 100 में निर्णायक मत है। अब निर्णायक मत क्या है? जैसे लोकसभा में कोई भी बिल, किसी भी बिल पे डिस्कस हो रही है और उस बिल में 50% यानी 50% लोग ये कह रहे हैं कि इस बिल को हाँ कह रहे हैं और 50% लोग कह रहे हैं बिल को ना कह रहे हैं। तो इस स्थिति में जो निर्णायक मत होगा लोकसभा अध्यक्ष दे देता है, वही निर्णायक मत है। अनुच्छेद 100 में निर्णायक मत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है। जब दोनों सदनों के बीच, राज्यसभा और लोकसभा के बीच किसी विषय पर गतिरोध स्थिति हो जाती है, गतिरोध पैदा हो जाती है, दोनों मतलब मानते नहीं है, उस स्थिति में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है। बुलाता कौन है? ये कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करता है। बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता उसकी लोकसभा अध्यक्ष करता है। 110 में धन विधेयक है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। 112 में बजट है। 116 में अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक है। अब आते हैं उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का बात किया गया है। उच्चतम न्यायालय का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 214 में 214, देखिए यहाँ पे 124, यहाँ पे 214। 214 में राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 214 में कहा गया राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 131 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार की बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का कितना अधिकार होगा, कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण होगा। अनुच्छेद 131 में दिया गया है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन के बारे में बताया गया है। उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा, कितने जज होंगे, अधिकतम कितने जज हो सकते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये सारी चीजें बताया गया है। अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि कैग की भारत सरकार के यहाँ पे भारत में एक कैग होगा जो अनुच्छेद 148 में होगा। ये कैग का कार्य जो होता है, ये जो संसदीय समितियां होती हैं उस पर ध्यान रखता है। इसका नाम तो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेख परीक्षक, लेकिन इसका नाम बड़ा है, दर्शन थोड़ है, काम इसका बहुत बड़ा नहीं है। इसको डिटेल में जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे।